Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the Hollywood movie called Believe Me। आज जो स्टोरी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो एक 17 साल की लड़की की कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए अब आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। मूवी की शुरुआत फ्लोरिडा शहर के छोटे से कैफे से होती है जहां एक 17 साल की लड़की काम करती है और जिसका नाम लीजा है। लीजा सभी कस्टमर्स को बहुत ही अच्छे से संभालती है, इसलिए लीजा का बॉस भी उससे काफी खुश होता है। लीजा रोज की तरह अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही है। घर जाते वक्त हम रास्ते में उसके चेहरे पर उदासी देखते हैं क्योंकि लीजा के लिए वो घर एक नरक के बराबर था। रास्ते में वो अपने साथ हो रहे बुरी चीजों के बारे में सोचती है जिसमें एक आदमी था। अब ये आदमी कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी रास्ते में जाते समय सुनसान सड़क पर एक काली कार दिखाई देती है जिसे देखकर लीजा डर जाती है और वो अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ाकर वहां से भाग जाती है और सीधा अपने घर जाकर रुकती है। उसके घर आने पर हमें पता चलता है कि ये उसका घर नहीं है बल्कि ये उसकी नानी का घर है जहाँ नानी अपने बॉयफ्रेंड मॉरिस के साथ रहती है। मॉरिस वही आदमी है जिसके बारे में लीजा भी कुछ देर पहले सोच रही थी, जहां मॉरिस उसकी नानी को फाइनेंशियली हेल्प करता है और बदले में हर रात लीजा के कमरे में उसे एंट्री मिलती है। अब लीजा इन सभी चीजों से परेशान होकर एक दिन सुसाइड नोट लिखती है, लेकिन लीजा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। लीजा को उसकी माँ ने 14 साल की उम्र में ही उसकी नानी के यहाँ छोड़ दिया था। लीजा सोचती थी कि उसकी नानी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए अपनी सारी सैलरी अपनी नानी को दे दिया करती थी ताकि उसे मॉरिस की मदद ना लेनी पड़े। लेकिन इसके बाद भी उसकी नानी मॉरिस को नहीं छोड़ती। अब एक दिन लीजा अपनी छोटी बहन को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है कि उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती। इसके बाद वो अपनी माँ से भी बात करती है। लीजा के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसके बारे में अपनी माँ को बताती है। उसकी बात सुनने के बाद भी उसकी माँ कहती है कि कुछ भी हो तुम्हें वहीं रहना है और अपनी नानी को सपोर्ट करना है। इसके बाद उसकी माँ फोन कट कर देती है। यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि लीजा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में उसकी माँ को सब कुछ पता है। लीजा की जिंदगी पूरी तरह से नर्क हो चुकी थी, लेकिन अब लीजा की जिंदगी में इससे भी बड़ा तूफान आने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देने वाला था। अगले दिन लीजा जब अपने काम के लिए निकलती है तो रास्ते में वही कार दिखती है। इस बार वो कार उसके पीछा करने लगती है। जब वो अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ाती है तो वो कार भी अपनी स्पीड बढ़ाकर उसका पीछा करती है। लीजा कार को देखते हुए अपनी साइकिल चला रही थी, तभी एक आदमी अचानक से पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट करके उसका किडनैप कर लेता है। वो उसे काले रंग की कार में ले जाता है और उसके साथ रेप करता है। अब इसके बाद वो आदमी उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक फ्लैट में लेकर जाता है। अब लीजा की आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसलिए वो उस आदमी के चेहरे को नहीं देख पा रही थी। लीजा बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वो नहीं जानती थी कि अब ये आदमी उसके साथ क्या करने वाला है। वो आदमी लीजा को शहर से दूर एक अपार्टमेंट में लेकर जाता है जहाँ वो आदमी फिर से उसके साथ रेप करता है। अब लीजा इस बात को समझ चुकी है कि वो आदमी एक साइको है। लीजा ये सोचती है कि ये सब कुछ उसके साथ पहली बार नहीं हुआ बल्कि ये सब कुछ तो उसके नानी के यहाँ भी हमेशा होता रहता है। लीजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था उसका जिंदा रहना। अब वो वहाँ से कैसे निकलेगी वो इसके बारे में भी सोचती है। वो आदमी लीजा के साथ बार बार रेप करता है, लेकिन इसके बावजूद लीजा उससे काफी अच्छे से पेश आती है और उसे बार बार सॉरी बोलती रहती है। लीजा उस आदमी से कहती है कि जरूर तुम्हें किसी लड़की ने धोखा दिया है तभी तुम इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, वरना तुम तो एक दयालु इंसान हो। लीजा इस तरह अपनी बातों से उस आदमी को बहका लेती है और वो आदमी भी उसकी बातों में आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि लीजा की नानी उसके घर वापस न आने पर एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। इसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले उसकी माँ के पास जाती है। अब पूछताछ करने पर उसकी माँ बताती है कि वो शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। पूछताछ करने के बाद पुलिस वहाँ से जाने लगती है। तभी लीजा की छोटी बहन पुलिस को रोककर उन्हें बताती है कि मेरी बहन ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो किसी के साथ ऐसे भाग नहीं सकती, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, प्लीज उसकी मदद करो। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उस दुकान में जाता है जहाँ पर लीजा काम करती थी। उसका मालिक भी वही बताता है कि लीजा ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो किसी के साथ भाग नहीं सकती, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी अपार्टमेंट में जहाँ लीजा को कैद करके रखा गया है। लीजा की आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी होती है। वो वहाँ के आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी और अपने मन में सारी चीजों को सेट करने की कोशिश करती है। जब वो आदमी उसके पास जाता है तो लीजा उससे बात करने की कोशिश करती है। अब यहाँ लीजा समझ जाती है कि वो आदमी दिमागी रूप से कमजोर है। वो उसके चेहरे को बार बार छूती है।
ताकि वो अंदाजा लगा सके कि वो आदमी आखिर दिखता कैसा है। लीजा उसका भरोसा जीतने के लिए उसकी झूठी तारीफ करती है और यहाँ पर वो अपने बीमार पिता की झूठी कहानी भी उसे बताती है। वो उसे बताती है कि उसके पिता बहुत बीमार हैं और उसके पिता के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो उसे ये सब बात बताती है ताकि वो उस आदमी की सिंपैथी हासिल कर सके और वो आदमी उस पर रहम खाकर उसे छोड़ दे। लेकिन वो आदमी इतनी जल्दी उसकी बातों में नहीं आने वाला था। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो आदमी उसके हाथों को खोल देता है। यहाँ पर लीजा समझती है कि उसके एक गलत कदम उठाने पर वो आदमी उसको शूट कर सकता था, क्योंकि वो आदमी उसके साथ 24 घंटे रहता था। जब वो आदमी थोड़ा भी इधर उधर होता है तो लीजा अपने हेयर क्लिप को बेड के नीचे फेंक देती है। इसके बाद अब लीजा बाथरूम जाने के लिए कहती है। बाथरूम में जाने के बाद लीजा अपनी उंगलियों के निशान को मिरर पर लगा देती है। तभी लीजा को वहाँ एक जोड़ी जूते दिखाई देते हैं। वो उसके रंग को अच्छे से याद कर लेती है। तभी बाहर दरवाजे पर वो आदमी दस्तक करता है। वो समझ जाता है कि लीजा ने अंदर खुद को लॉक कर लिया है। अब वो आदमी उस दरवाजे को जबरदस्ती खोलता है, लेकिन लीजा बिल्कुल नॉर्मल दिखती है। वो उससे ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे उसकी कितनी फिक्र है। अब एक रात जब वो आदमी सो रहा होता है तो वो चुपके से उठकर उसके फोन से एक कॉल लगाने की कोशिश करती है। जब वो अपार्टमेंट में आई थी तो उसे पता चल गया था कि यहाँ एक फोन है। वो फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम बहुत चालाकी दिखा रही हो। वो बंदूक की नोक पर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उसे बताती है कि वो अपने बीमार पिता के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रही थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ और वो परेशान ना हो। वो आदमी लीजा की इमोशनल बातें सुनकर काफी सिंपैथी फील करता है, इसलिए अब वो उसे छोड़ देता है। अब ऐसी हालत में लीजा को उसकी बहन की बात याद आती है। उसकी छोटी बहन ने उससे कहा था कि चाहे जो भी कुछ हो जाए लेकिन कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब एक दिन फिर से जब वो आदमी लीजा के करीब आता है तो लीजा उससे कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी और तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हारा ख्याल रखूंगी और हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। ये सारी बातें सुनकर वो आदमी लीजा की बातों से इम्प्रेस हो जाता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज से पता चलता है कि फ्लोरिडा पुलिस डिपार्टमेंट में एक सीरियल किलर के बारे में पता चला है, जिसने पिछले 6 महीने में कई लड़कियों को मारा था। वो आदमी सोचता है कि यही ठीक समय है लीजा को छोड़ने का, क्योंकि पुलिस अभी इस बड़े मामले को सुलझाने में लगी है और वो ऐसे छोटे मोटे मामलों पर ध्यान भी नहीं देगी। और वैसे भी लीजा ने तो उसे देखा ही नहीं है जिससे वो उसकी पहचान कर सके। अब वो आदमी लीजा को उसी कार में बैठाकर एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। अब यहाँ आने के बाद उस आदमी का दिमाग फिर से बदल जाता है। वो लीजा को शूट करने वाला था। तभी लीजा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मत मारो, मेरी बात पर विश्वास करो। ये कहकर लीजा रोने लगती है और वो साइको आदमी लीजा के इमोशनल बातों से पिघल जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर पुलिस तुमसे कुछ पूछे तो तुम कहना कि वो काला आदमी शॉर्ट हाइट वाला है। और ये कहकर वो आदमी लीजा को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। लीजा भी वहां से भागती हुई अपने घर चली जाती है, जहां वो अपनी नानी को सारी बात बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। लीजा की नानी पुलिस को फोन करके बताती है कि लीजा वापस आ गई है। उसकी नानी को लगता था कि पुलिस भी लीजा की बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन इंस्पेक्टर उससे एक बार बात करना चाहता था। पुलिस उससे पूछती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। लीजा अपने साथ हुए सारी घटनाओं के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबका यही कहना था कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उसके शरीर पर कोई भी निशान क्यों नहीं है, और अगर उसके हाथ खुले थे तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं की या फिर चीखी चिल्लाई क्यों नहीं। लीजा उन लोगों को बताती है कि वो आदमी एक साइको और पागल था जिसके पास एक गन थी और वो उसे बार बार मारने की धमकी देता था, इसलिए वो डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाए। अब वहाँ पर मीडिया के कुछ लेडीज भी थी जो लीजा की बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी और वो सोच रही थी कि लीजा ये सब कुछ मीडिया अटेंशन पाने के लिए कर रही है। वहाँ के एक लेडी ऑफिसर कहती है कि लीजा जरूर कोई टीवी शो वगैरह देखती होगी, तभी वो इस तरह की कहानी बना रही है। अब हम लीजा को देखते हैं जो बिल्कुल चुप हो जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डिटेक्टिव टीम भी मौजूद थी जो उसी सीरियल किलर वाले केस को सॉल्व कर रही थी, जिसने 6 महीने में कई लड़कियों की जान ली थी, पर उसके खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस वालों के लिए ये केस एक चुनौती बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ लीजा को चुप देखकर लेडी ऑफिसर जासूस लहरी के पास जाती है उनकी मदद लेने के लिए। अब लहरी लीजा के पास जाता है जहां वो देखता है कि लीजा बिल्कुल खामोश थी और वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। तभी लहरी अपनी जेब से अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उसे दिखाता है ताकि लीजा उस पर भरोसा कर सके और अपनापन महसूस कर सके। अब लहरी लीजा से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है मुझे एक एक करके सारी बात बताओ।
अब लीजा यहाँ पर सारी बात बताने लगती है। जैसे उसके पास काली कार है, उसमें लाल रंग का कारपेट है, उसके घर में 22 सीढ़ियाँ हैं, वो आदमी गोरा है और बाएं हाथ का है, उसके पास एक बंदूक है और उसके बाथरूम में एक जोड़ी जूते हैं। ये सब बात सुनने के बाद लहरी बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि लीजा जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। वो तुरंत लीजा के केस पर काम करने के लिए बात करता है, पर जब हिप्नोसिस की बात आती है तो वो उसके घर पर कॉल करता है, जहाँ मॉरिस उसका पिता बनकर उससे बात करता है, लेकिन वो इस चीज के लिए उसे साफ साफ मना कर देता है। अब इसके बाद लहरी सोचने लगता है कि कैसा पिता है जिसे अपनी बेटी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो लीजा से मॉरिस के बारे में पूछता है। अब लीजा मॉरिस की सारी सच्चाई लहरी को बता देती है। अब लहरी तुरंत उसकी नानी के घर पर जाता है और मॉरिस को गिरफ्तार कर लेता है। अब पूरी टीम लीजा के मामले को काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लीजा ने भी जो डिटेल्स बताई थी वो लहरी के दिमाग में घूम रहे थे। अब पूरी टीम ये सोच रही थी कि कहीं वो किडनैपर वही सीरियल किलर तो नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट सीरियल किलर से मैच कर रहे थे। इसीलिए कंफर्म करने के लिए वो लीजा के कपड़ों को फोरेंसिक लैब भेजते हैं। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट देखकर लहरी बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये वही सीरियल किलर है। अब लहरी लीजा को उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वो किडनैपर उसे छोड़कर गया था। लीजा लहरी की कार में बैठ जाती है और अपनी आंखों को बंद करके वही सब महसूस करती है। अब लीजा लहरी को लेकर उस गैस स्टेशन पर जाती है जहाँ पर किडनैपर ने गैस भरवाई थी। पुलिस ने गैस स्टेशन के सीसीटीवी की जांच की, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है। लीजा ने किडनैपर का जो स्केच बनवाया था वैसा ही आदमी उन्हें सीसीटीवी फुटेज में मिलता है। अब उस आदमी के जगह जगह पोस्टर लगवाए जाते हैं और अब पुलिस उस आदमी को ट्रैक करना शुरू कर देती है और इत्तेफाक से एक पुलिस वाले को वो आदमी मिल भी जाता है। वो किडनैपर के पास जाता है और उससे कहता है कि सर, हमारे पास एक चोरी की रिपोर्ट आई है, हमें बस आपकी कार की फोटो चाहिए। पुलिस वाला कार के बहाने किडनैपर का फोटो भी खींच लेता है। लीजा को फोटो दिखाने के बाद वो किडनैपर को पहचान लेती है और ये कंफर्म कर देती है कि ये वही आदमी है। अब इसके बाद ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। उस घर के अंदर 22 सीढ़ियाँ मिलती हैं और जब ये लोग कमरे में जाते हैं तो उन्हें वहाँ लीजा की फेंकी हुई हेयर क्लिप्स मिलती हैं और वॉशरूम में लीजा के फिंगरप्रिंट भी मिलते हैं। अब इतने सबूत मिलने के बाद पुलिस उसे ढूंढती है और अंत में उसे पकड़ लेती है। पुलिस इसे 6 महीने से ढूंढ रही थी और आखिरकार ये मुजरिम पकड़ा जाता है। लीजा की बहादुरी के लिए सभी उसकी क्लैपिंग करके उसका स्वागत करते हैं, जिसने अपने साथ साथ उन लड़कियों को भी इंसाफ दिलाया था जो बेकसूर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजा अब अपनी नानी के घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो घर उसके लिए एक नर्क था। इसलिए लहरी अब कॉल करके लीजा की आंटी और अंकल को बुलाते हैं। लीजा के साथ इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके अंकल और आंटी को ये सब कुछ बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए वो इसके लिए लीजा से सॉरी बोलते हैं। इसके बाद उसके अंकल और आंटी लहरी को थैंक यू बोलते हैं और उससे कहते हैं कि हम लीजा का बहुत ख्याल रखेंगे। लीजा लहरी को थैंक यू बोलती है और यहाँ पर लहरी भी इमोशनल हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद लीजा अपनी माँ को एक लेटर लिखती है। वो लिखती है कि माँ, आप हमेशा कहती थी कि मैं एक अच्छी जिंदगी के लायक नहीं हूँ, लेकिन आप गलत थी। इसके बाद वो हमेशा के लिए अपनी माँ को अलविदा कहती है। इसके बाद उसकी माँ को दिखाया जाता है, जिसे अब ये एहसास हो चुका है कि उसने जो भी लीजा के साथ किया वो बहुत गलत था। लीजा के पास अब अपना परिवार था, जिस परिवार के लिए वो हमेशा से तरसती थी। आज उसके पास वो परिवार है जो उसे प्यार करता है और एंड में हम देखते हैं कि उस सीरियल किलर को फांसी की सजा हो गई है। अब कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां लीजा बहुत बड़ी हो गई थी और एक पुलिस ऑफिसर बन गई थी। लीजा ने कभी हार नहीं मानी और इसी के साथ उसने कई लड़कियों की जान भी बचाई और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।